रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मारो अपनी नफ्स को अपनी मौत से पहले और अपना एहतिसाब करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अब ये चीज़ ही हमारे लिए एक ऐसी मशल राह होनी चाहिए कि हम जब किसी से उसका एहतिसाब करने का कहें या उससे कोई सवाल पूछें तो वो ख़ास तौर पर जवाब दे। और ये बात होती है ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडरान के हवाले से। अब नैब उस काम को करने के लिए इदारा है जो कि बनाया गया था, उसके बनाने पे भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं, उसके होने पर भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं और उसके काम पर भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं। तो हमने सोचा कि ये सारे जितने इबाम हैं इनको करें हम एक साइड पे और हम जानें कि ये काम क्या करता है, नैब का इदारा किस किस एम्बिट में किस किस केस पर काम कर सकता है और कौन सी चीज़ जो है वो उसके एम्बिट से बाहर चली जाती है, प्रोसीजर क्या होते हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि नैब वो सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार करने चली गई, लेकिन फिर हुआ ये कि वो उनका तो वारंट ही नहीं था, सर्च वारंट भी नहीं था, अरेस्ट वारंट भी नहीं था, कुछ इस किस्म के भी मामला होते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, नैब करता क्या है और कौन कौन से केसेस में नैब दखल अंदाजी कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब चौधरी फैसल फरीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब ठीक ठाक हो? मेहरबानी जी। सर जो ठीक ठाक आप हैं वो जिनके केसेस नैब में चल रहे होते हैं वो ठीक ठाक नहीं होते, फिर बाद में पता चलता है कि वो नैब ने भी कुछ ठीक ठाक काम नहीं किया था। लेकिन थोड़ा सा हमारे नाजरीन को जरा बुनियादी चीज़ बताएं। हाँ, कि मुशर्रफ साहब ने ये क्या किया था? नहीं, मुशर्रफ साहब से पहले 1997 में मियाँ साहब एहतसाब एक्ट के नाम से ये लेके आए थे, तो बेसिकली तो उन्होंने इनिशिएट किया था। 99 में फिर इसको जब मार्शल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर इसको चेंज किया और फिर मेजर चेंजेस इसमें जो है वसमत यार वाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रपोज़ की। बेसिकली जो अगर आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी तो एक एंटी करप्शन एक्ट है, उसका नंबर है 2 ऑफ 1947। सो जो एंटी करप्शन या एंटी ग्राफ्ट लॉज हैं या कैंपेन है, इट इज़ एज ओल्ड एज पाकिस्तान इटसेल्फ। सही। उसमें ये होता है कि हमारा क्योंकि एक नैब जो है पिछले 20-22 साल से एक इस्टेब्लिश इदारा बन गया है और ये अपने उसकी परफॉर्मेंस की वजह से इसकी कुछ सख्ती जो है वो भी है इन मामलात पे, जिसकी वजह से वो क्रिटिसाइज़ होता है। बेसिकली नैब को एक मैं समझता हूँ कि हैंडीकैप भी देना चाहिए। नैब बुनियादी तौर पे जो प्रोसिक्यूट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, वो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं। अच्छा। तो वाइट कॉलर क्राइम्स को जब प्रोसिक्यूट किया जाता है तो दुनिया भर में ये एक बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड जो है और कॉम्प्लेक्स किस्म की एक्सरसाइज है। लेकिन उसके बावजूद भी नैब की क्रिटिसिज्म जो है, कोई भी इदारा जो है वो ज़ाहिर है क्योंकि बड़े लोगों पे हाथ डालता है तो फिर उस तरह से अब उसमें मीडिया के भी लोग आते हैं, पॉलिटिक्स भी आती है, बिजनेस भी आती है, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं फिर उन पर क्रिटिसिज्म नेचुरली फिर ज़्यादा आता है, बिकॉज वो पावरफुल सेगमेंट हैं, उनकी लाउड वॉइस होती है। फिर कुछ जगहों पे तो नेचुरली ज़ाहिर है 100% तो कोई भी एजेंसी, दुनिया की कोई एजेंसी जो है वो काम नहीं करती है। लेकिन बाय एंड लार्ज जितनी रिकवरीज नैब ने इफेक्ट की हैं पिछले 5-7 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा की हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का भी एक एंटी करप्शन नैरेटिव था अपना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया, इससे पहले वो इतना नहीं था। पॉलिटिकली जो केसेस बनाए गए हैं, जैसे हम देखते हैं कि मियाँ साहब के अगेंस्ट जो अक्सर केस है वो पीपल्स पार्टी दौर में बनाए गए जी। पीपल्स पार्टी दौर में जो है वो नवाज शरीफ दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ गए, बेनजीर भुट्टो साहब को जिस तरह से आपने दोनों के खिलाफ बना दिए, पीटीआई ने दोनों ही के खिलाफ बना दिए। वो पीटीआई तो देखिए वो थर्ड पार्टी इमर्ज हुई, जब थर्ड पार्टी आएगी और वो पीछे जो 15-20 साल से देखिए पीटीआई का जो नैरेटिव है लोगों ने एक्सेप्ट किया था। ये 18 में जो एंटी करप्शन का जो नैरेटिव था इमरान खान साहब का, इस पे वोट मिले हैं उनको और उसको बड़ी मदद पनामा से भी मिली थी। लेकिन पनामा को मैं बात में क्यों लेके आई दरमियान में कि बाहर से जब कोई चीज़ आती है, मिसाल के तौर पे जुल्फी बुखारी और रेहाम खान का केस ले लें या अली डार साहब का भी जो केस है वो भी एक पाकिस्तानी चैनल के खिलाफ वो जीत गए हैं इंग्लैंड में, तो वहाँ की अदालत पे कभी किसी ने नहीं कहा, रेहाम खान साहिबा ने नहीं कहा कि ये जज बिकाऊ था या ये जो जज है ये ऐसा है या ये मिले हुए थे, जुल्फी बुखारी ने पैसा चलाया वगैरह वगैरह। एतमाद है वहाँ पे अदालत या इदारे के ऊपर। नैब एज ए इदारा खुद को स्टैंड आउट उस तरह से नहीं कर सका कि भाई फैसल साहब के खिलाफ शिफा ने दरख्वास्त दी है या शिफा के खिलाफ फैसल साहब ने दी है तो शिफा को सजा हो गई, अब शिफा कहे कि हाँ भाई मेरी शायद गलती थी तो मैं माजरत करती हूँ। ये एज ए इदारा क्यों नहीं उभर के सामने आया? इसमें देखिए एक सोशल ट्रेंडिंग्स होती हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे शिकस्त को मानने का या अपने खिलाफ जो चीज़ को मानने का हौसला नहीं है। जो इंग्लैंड की आप कोर्ट्स की बात करें, इंग्लिश कोर्ट्स जो है वो स्टैंड आउट करती हैं पिछले कई 100 सालों से अपने इंसाफ की वजह से, अपने सिस्टम की वजह से। यहाँ पे अदालतों को प्रॉब्लम है। मैं आई मस्ट से कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं,
हमारे प्रोसीजर जो है वो अभी तक वही हैं जो अंग्रेज़ दौर के बने हैं। उनको हम कभी पट्टी इधर से निकाल के उसका कर देते, बैंडेज कर रहे हैं हम उसकी। हमारे मुआशरे में जो लॉज बनाए जाते हैं, मैं देखता हूँ, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ एडवोकेट, यहाँ पे फैंसी लेजिस्लेशन भी बहुत है और जो लेजिस्लेशन है उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी कम है। जैसे आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि सिराज दुरानी साहब के घर पे गए तो आईओ शुड नो कि भाई आप कैसे काम करेंगे। अब मसला ये है कि जब जिसके खिलाफ आप केस करते हैं, ये मुझे बताएं, आईओ भर्ती कैसे होता है? आईओ भर्ती होते हैं, इनका एक अपना प्रोसीजर है, नैब एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसमें आते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब एक मुखालिफ वकील जो है वो एक बहुत आला अरफा दिमाग हो, वो उसकी प्रोसिक्यूशन की नैब के ऊपर भी बहुत उंगलियां उठती हैं। और इसलिए उठती हैं, एक तो हमारा जो प्रोसीजर है जिसको अभी ये ऑर्डिनेंस में काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की गई है, उसमें भी 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको ठीक होना चाहिए। यानी बेल का आपने ट्रायल कोर्ट को इख्तियार दे दिया, लेकिन ये कह दिया जो आप पे इल्ज़ाम होगा तो उसके मुताबिक बेल देंगे, दैट मीन्स कि आप बेल नहीं देंगे। तो ये इसको अमेंड करने की प्रॉब्लम था। यहाँ पे चार्ज फ्रेम करने की बात है, यहाँ पे आराम से हमारे जो सबसे आसान बात है कि चार्ज फ्रेम इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज नहीं होता। उसकी वजह है, बिल्कुल वजह है, लेकिन जो ग्राफ्ट केसेस में है, फिर यहाँ पे प्रोसीजर लैप्सेस जो हैं, हमारे लॉ की जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, उसको फिर जो मुल्ज़मान के वकील हैं वो उनकी प्रोसिक्यूशन टीम्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से करती हैं। लेकिन यहाँ तो प्रोसीजर का भी तो फ्लॉ है ना। फॉर एग्जांपल अब अगर एक आईओ जो है वो गया है एक काम करने के लिए, तो उसे ही अगर अपने प्रोसीजर का नहीं पता या उसने ही वो जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं की, तो फिर इसमें कसूर किसका? मसला ये है कि यहाँ पे फॉर एंटी टेररिज्म एक्ट उसमें भी और हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी नाक़िस तफ्तीश की सजा है, हुई आज तक नहीं देखी। मैंने नहीं देखा है, मैं ट्रायल का वकील हूँ, कि किसी तफ्तीशी को इस बिना के ऊपर अदालत में या उसके इदारे ने कहा होगा कि भाई तुमने नाक़िस तफ्तीश की है तो उसको जो है कंडेम किया गया हो या उसकी इसको सज़ा दी गई हो। ज़ाहिर है तो वो एक फिर उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि जी ये अगर इस तरह से होना शुरू हुआ तो हमारा नहीं होगी, लोग ये वो नहीं होती। अभी तक जो टेक्नोलॉजी है वो अभी थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई है हमारे जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के मामलात में। लेकिन ओवरऑल गिविंग ऑल द एक ड्रॉबैक्स जो हैं उसमें अगर नैब की कारकर्दगी को आप फेयरली एनालिसिस करें तो नैब की कारकर्दगी बुरी नहीं है, लेकिन उसकी बुरी और अच्छी का जो कंट्रोवर्शियल ना हो बस, लेकिन कंट्रोवर्शियल तो जिसके बारे में सजा होगी वो बना देगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पैमाना है, बुनियादी पैमाना क्या है कि आपने एक केस का आगाज़ किया, वो केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर ट्रायल हुआ और फिर वो अपने अंजाम को पहुंचा, या तो बरी हो गया शख्स या फिर उसको सज़ा हुई। ये जो बरी और सज़ा वाला मामला ये नहीं आ रहा होता, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सर ये है कि उसकी प्रोसिक्यूशन की खामियां हैं। अब प्रोसिक्यूशन डिपेंड करती है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ये जो रिफॉर्म्स होती हैं, ये रिफॉर्म्स हमने रिफॉर्म्स लगा दिया है नाम सिर्फ एडजुडिकेशन का, यानी अदालत का। अदालत के साथ साथ जब तक आप ये इन्वेस्टिगेशन में नहीं लाएंगे, प्रोसिक्यूशन में नहीं लाएंगे, तब तक ये मामलात होने के नहीं हैं। फिर नैब में क्योंकि एक बहुत, मैंने जैसे कहा कि वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, तो उनके को ये पावर हासिल है कि वो पकड़ लेते हैं। सही। और पकड़ने के बाद फिर बहुत लंबे रिमांड है और क्योंकि अपरेंटली किसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत सख्त है, तो उसका भी एक जो है आउटबर्स्ट ज़्यादा होता है, आउट क्राई बहुत होता है। लोग बहुत ज़्यादा शोर जो करते हैं, जैसे मैंने कहा पैसे वाले लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या जिनकी अपनी ज़ाती या पार्टी की हैसियत बहुत होती है, तो वो शोर करते हैं। तो इससे असल मामला जो है वो पीछे रह जाता है और ये चीज़ें जो ज़्यादती का आंसर है उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। वेयरएज़ आप देखें कि जो आपने अभी कहा कि सजाएं क्यों नहीं आती, तो इससे तो फिर जजेस को भी पूछना होगा। जजेस कहते हैं कि जी आपकी इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड होगी तो हम सजाएं कैसे देंगे, वो बात उनकी भी ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस चाहिए जज को। प्रोसिक्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन इन्वेस्टिगेशन एंड एडजुडिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन दीज टू लिम्स। और फिर वो जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस वही जो आगा साहब की बात हो रही थी कि भाई वो बाहर बैठे हुए हैं और गिरफ्तार नहीं हो रहा, कई घंटे जी वो बैठे रहे। मेरे घर पे अगर मुझे गिरफ्तार करने आते तो इसी तरह होता। देखिए इशू ये है कि ये जैसे सियासी लोगों को इस बात पे मैं बहुत कॉशियस हूँ ये बात करते हुए। सियासी लोगों को आप नोटिस भी इशू कर दें तो उनकी बहुत हर्जा सराही होती है। लिहाजा इन केसेस को, चाहे वो सिराज दुरानी हो,
चाहे वो पीटीआई के अलीम खान साहब हों, बाबर रवान साहब हों, उन्होंने भी तो बेचारों ने सब्तान खान साहब ने भी भुगता है, या कुछ लोग दूसरे पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। जब ये आप मामलात रहते हैं तो इसमें नैब को कॉशियस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उनकी पब्लिक जो हर्जा सराई है वो ज़्यादा होती है। सिराज दुनानी साहब का तो खैर मामला वो जो कि रिसेंट है इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये भी नहीं कि टारगेटेड गुफ्तगू नहीं है। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिसमें ये जो नैब का इसी तरह था ना, वो हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार करने गए थे तो वो अंदर घर में बैठे हैं, बाहर उनके बैठ गए हैं जाके। अभी नैब के ऊपर अटैक हो जाती है तो वो क्या करें? अब ये भी तो देखिए कि पुलिस वालों को भी मार दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट किसी पार्टी को बुलाई, वो इंटे उठा के उन्होंने मारे। एक मौलाना साहब है, बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, उन्होंने कहा कि मैं फाड़ूंगा, आए मुझे गिरफ्तार करें। तो ये प्रॉब्लम नैब को भी तो फिर इसमें कुछ ऐज दें, आखिर वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर नॉट रोबोट। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सारी चीजें नहीं है कि आसमान से उतरे हैं गनर्स हैं और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो पुलिस के साथ भी होता है ना, पुलिस को भी मार दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे शहीद हैं पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ केसेस की, वो मर जाते हैं। आयान अली वाला तो याद ही होगा आपको। इसको स्ट्रेंथ किसने करना है? पार्लियामेंट ने। स्ट्रेंथन कैसे भाई? पार्लियामेंट तो कह दे कि ये ना करो, लेकिन वो जो बंदा अयान अली का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो वो उसको फिर क्या कैसे जो है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे? अयान अली ना मैंने कभी इंटरेस्ट लिया जो नहीं सर, बड़ा केस था, पैसे बाहर जा रहे थे, पैसों का केस था। मतलब अब आप ऐसा कहेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं, आप वहाँ जाएंगे जहाँ मेरे केसेस होंगे। फिर सही। आप मुझे क्यों हर केस? आपका भी वाइट कॉलर है। नहीं, मैं तो खैर ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूं, आई एम डूइंग सम केसेस ऑफ नैब। मैं नैब के साथ पूरे लेकिन रिकमेंडेशन, लेकिन हाँ ये है कि बतौर वकील, बतौर लॉयर, वी सी व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। बिल्कुल। तो इसमें नैब जैसी जो है एजेंसी, एक हमारे यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। जैसे मैं आपको बताऊं तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मुशर्रफ साहब जो लेकर आए थे, वाज अ फैबुलस ऑर्डिनेंस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बाद में शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने उसको उड़ा दिया। उसके बाद से आज तक लॉज जितने भी आए वो फ्लॉट है। पैसे पाकिस्तान से सूबों को चले जाते हैं, फेडरेशन से, सूबों से नीचे डिस्ट्रिक्ट में जाते नहीं हैं। तब तक इसको एड्रेस उसमें था, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको इम्प्रूव करना था। सही। नैब में भी है, जैसे इम्प्रूवमेंट आई है। अब उस पर बैठ के आप पार्लियामान में गुफ्तगू कीजिए ताकि लॉज बने। ठीक है, लॉयर्स का, नैब का, सुप्रीम कोर्ट का समेत तमाम कोर्ट्स का काम है पार्लियामान के जो लॉज हैं उनको अमल करवाना। लॉ वहां से आएगा। अगर वहां से कोई कानून में कोई हुक्म है तो फिर ये सूबाई असेंबली और पार्लियामेंट का ही कसूर है। चाहे उसको आप बाय हुक करते हैं, बाय क्रुक करते हैं, बाय ऑर्डिनेंस करते हैं, आजकल तो करते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये प्राइमरीली ड्यूटी है पार्लियामेंट की कि वो अच्छी लेजिस्लेशन लेके आए, आपके और हमारे जो मसाइल हैं, जो सिस्टम के मसाइल हैं, उनको इम्प्रूव करें, उनको दूर करें। इसके लिए पार्लियामेंट में डिबेट्स होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही हैं, दोनों साइडों से नहीं हो रही हैं। पार्लियामेंट में आई हैव नो कैवल इन सेइंग कि दोनों साइडों से, न गवर्नमेंट न अपोजिशन, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आई है लीगल साइड के ऊपर। जो आई है वो बहुत ही भोंडे तरीके से आई है। फरूख नसीम साहब का काम वैसे कैसा है आपको लगता है? फरूख साहब बहुत काम कर रहे हैं, काबिल तो बड़े हैं। फरूख साहब बहुत काबिल आदमी है, और फरूख साहब क्योंकि एक नीचे से वकील गए हैं, उनको ये मामलात की समझ है। लेकिन फरूख साहब अकेले नहीं हैं, सेनेट और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियाँ हैं, ये एक हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मेंबर पार्लियामेंट। बिल्कुल। और इनका काम गलियाँ नालियाँ सड़कों का के अलावा लेजिस्लेशन करना है, वही है, सिस्टम ठीक करना है, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। नैब में भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन नैब को जिस तरह से झाड़ा जाता है या जिस तरह से पुश बैक किया जाता है, मैं समझता हूँ ये उनके साथ ज्यादती है। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारे के तौर पे पेश किया जाता है। उसे बहुत काम किया है। कुछ केसेस को लेके हम जो है उनको भी तनकीद करते हैं, लेकिन नैब का ओवरऑल काम जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला, और अल्लाह करे कि आपका इदारा नैब और हमारा भी इदारा नैब जो है वो मजीद मजबूत तर होता जाए। उठा लें नैब वाले कि तुम हमारे बारे में ऐसी गुफ्तगूएं कर रहे हो। सर इस पे तो कोई कंटेम्प्ट नहीं है ना? मैं हूँगा आपका। आप हैं, अच्छा बस ठीक है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर। लेकिन वकील महंगे भी तो होते हैं, ये भी तो हमारा मसला है। हम तो गरीब आदमी थोड़ी मुकम्मल। मैं तो होता ही अमीरों का वकील हूँ, आप जैसे अमीरों का वकील। अल्लाह ताला जो हमें अमीर करे, बिल्कुल आमीन आमीन। थैंक यू, आपको मजीद अमीर करे, आमीन। चले ये भी ठीक है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका।